हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ग्लेशियर टोपोग्राफी हिमालय निर्मित स्थलाकृति को, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति उपयोगी सिद्ध होगी। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा रूप हिमानीकृत भूरूप नहीं है? भेड़ पीटसेल, शिप रॉक, गोलाश्मी मृत्तिका टिल, हिमविदिर, ग्रीष्रंग। राइट आंसर है इसका हिमविदिर। इसमें जो शिप रॉक है, टिल है और हॉर्न है, ये हिमानीकृत भूरूप हैं, जबकि हिमविदिर हिमानी ऊपरी हिस्से में आने वाली खरोच एवं दरारें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ड्रमलिन भूदृश्य उत्पन्न होता है वायु अपर्दन से, नदी अपर्दन से, हिमानी निक्षेपण से, नदी निक्षेपण से। राइट आंसर है इसका सी, हिमानी निक्षेपण से। जो ड्रमलिन होता है वह जो बर्फ होती है, बर्फ में क्या होता है कि उल्टे नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान टीलों के रूप में जमा होते हैं। तो इस प्रकार की आकृति या स्थलाकृति को ड्रमलिन कहते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के सीधे और गोल टीलों वाली पहाड़ियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वेस्टर्न नॉक झीलें पाई जाती हैं वायु अपर्दित क्षेत्रों में, सागरीय लहरों द्वारा निर्मित क्षेत्रों में, कास्ट क्षेत्रों में, हिमानी अपर्दित क्षेत्रों में। राइट आंसर है इसका डी, हिमानी अपर्दित क्षेत्रों में। जो वेस्टर्न झील होती हैं वो हिम के पिघल जाने पर इनमें गर्तों जो गड्ढे होते हैं उनमें जल एकत्रित हो जाता है तथा छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है। इन झीलों को वेस्टर्न झील कहता है। सोपानों या सीढ़ियों के साथ साथ ये झीलें सीढ़ी नुमा होती हैं। देखने में ऐसा लगता है कि किसी माला में पिरोई गई हैं, इसलिए इन्हें झील माला भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अंडे की टोकरी की स्थलाकृति निम्न में से किसे कहते हैं? ड्रमलिन, एस्कर, जलज गर्तिका, विस्थापित गोलाश्म। राइट आंसर है इसका ए, अंडे की टोकरी जो है ड्रमलिन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। शर्क एक फ्रांसीसी शब्द है जिसे स्कॉटलैंड में कहते हैं। कारिश, कोर, किम, कोरी। इसका राइट आंसर है डी, कोरी। पर्वतीय क्षेत्रों में घाटी हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में सर्क सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह प्राय प्रत्येक हिमानीकृत पर्वतीय भागों में मिलते हैं। सर्क जो होते हैं इसलिए इन्हें सर्क जो है हमेशा बर्फ से भरे हुए रहते हैं, इसलिए इसे हिम हिमविदिर कहते हैं। सर्कों को विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे स्कॉटलैंड में हम इन्हें कोरी कहते हैं तथा वेल्स में इसे कत्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। लटकती घाटियां पाई जाती हैं उच्च पर्वतीय भागों में हिम अपर्दन के फलस्वरूप, पठारी भागों में नदी अपर्दन के फलस्वरूप, निम्न पहाड़ी भागों में नदी अपर्दन के फलस्वरूप, भूमिगत जल द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप। राइट आंसर है इसका ए, उच्च पर्वतीय भागों में हिम अपर्दन के फलस्वरूप। जो लटकती घाटियां हैं, हैंगिंग वैली है, मुख्य हिमनद घाटी में जब कोई सहायक हिमनद आकर मिलती है तो सहायक घाटी के तल अधिक ऊंचे हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो सहायक हिमनद है, हिमनद की घाटी वो लटकी हुई दिखाई देती है। इसलिए ऐसी घाटियों को लटकती घाटी या हैंगिंग वैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा हिमजल ये स्वरूप है? पिंगो, पेडिमेंट, एस्कर, धस्ती निवेशिका। राइट आंसर है इसका सी, एस्कर। अब ये एस्कर जो होता है हिमनद के द्वारा बहाकर लाए गए चट्टानी टुकड़े जो होते हैं और उनमें जो मलबा होता है हिमनद के नीचे वाली घाटी में जमा हो जाते हैं और बर्फ के पिघलने के बाद यह लंबे संकरे तथा वृत्ताकार मतलब गोलाई में कटक के रूप में नजर आते हैं, जिसके किनारे अधिक तीव्र ढाल वाले होते हैं, इसलिए इन्हें कटक कहते हैं। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हिमजलीय निक्षेपण का भूरूप नहीं है? एस्कर, ड्रमलिन, केम, हॉर्न। राइट आंसर है इसका डी, ये हिमजलीय का निक्षेपण रूप नहीं है। जो हॉर्न है, हॉर्न हिमजलीय निक्षेप का भूरूप नहीं है। हॉर्न हिमजलीय अपर्दनात्मक प्रक्रिया का भूरूप है। ये अपर्दन के कारण होता है, निक्षेपण के कारण ये हॉर्न आकृति नहीं बनती। अब हॉर्न है क्या? जब किसी पहाड़ी के पार्श्वों पर कई सर्क बन जाते हैं और इन सर्क के सिर जब लगातार अपर्दित होते रहते हैं जब तक कि इनके जो तल हैं आपस में ना मिल जाएं। इस प्रक्रिया में एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है जिसे हॉर्न कहते हैं। जैसे हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, एक प्रकार से जो वो हॉर्न होता है, जो किसी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होती है वही
हॉर्न कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी हिम नदियां आकृति के लिए यह माना जाता है कि वह उपहिमीय सरिता के संस्तर में निर्मित हुई है? एस्कर, मोरेन, ड्रमलिन, केम। राइट आंसर है इसका बी, मोरेन। ओ सॉरी, इसका राइट आंसर है ए, एस्कर। एस्कर हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। अब इसमें दूसरा ऑप्शन है मोरेन। मोरेन क्या होता है? मोरेन हिमनद अपने साथ साथ छोटे छोटे पदार्थों से लेकर बड़े बड़े हिम जो वो होता है हिमखंड का परिवहन करता है। इन पदार्थों को जब हिमनद बहाकर नहीं ले जा पाता तथा उनका निक्षेप वहीं हो जाता है। इसी हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेपण को क्या कहते हैं? मोरेन कहते हैं। ड्रमलिन हम कहते हैं जो उल्टे अंडे की आकृति होती है उसको कहते हैं। और केम हम आगे पढ़ेंगे। केम अभी बता देता हूँ कि केम जो है एक बजरी नुमा आकृति होती है जब रेत और बजरी से ये मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से नदियां हिमानी निक्षेपणों की पहचान करें। हिमानी निक्षेपों की पहचान करें। हिमानी मैदान, बाढ़कृत मैदान, पेनी प्लेन, पेन प्लेन। राइट आंसर है इसका ए, हिमानी मैदान। अब हिमानी मैदान क्या होता है? हिमनद से पिघला हुआ भाग जब आगे अंतिम हिमोड़ की स्थिति के कारण पीछे की ओर एकत्रित हो जाता है। जब जल की मात्रा अधिक हो जाती है तब हिमोड़ के ऊपर से जल नीचे की ओर उतरता है। इस बार जल किसी धारा के रूप में नहीं बहता बल्कि विस्तृत रूप में आगे बढ़ता है। इसे ही हिमोड़ मैदान कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हिमनद का कुछ महीन पदार्थ हिमोड़ के सामने बिछ जाता है। इसे हिमानीकृत मैदान भी या आउटवॉश प्लेन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हिमीय अपरदन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है? उत्पाटन, जलीयकृत, अपवाहन, संचारण। राइट आंसर है इसका ए, उत्पाटन। अब ये उत्पाटन क्रिया क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जब जब हिमनद जो होता है चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर अपने साथ कर लेता है तब सैलों के अपरदन क्रिया को इस क्रियाविधि की उत्पाटन कहते हैं। इस क्रिया में मौसम परिवर्तन या मौसमी दशाओं का विशेष योगदान रहता है जिससे क्या होता है कि सर का निर्माण होता है तथा इस क्रिया द्वारा यह जो क्रिया होती है यह पर्वतीय भागों में होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 12, झीलमाला ठेठ रूप किसकी विशेषता है? लावा मैदान, गिरिपद या पीडमांट, मरुस्थल, हिमानी द्रोणिका। राइट आंसर है इसका डी, हिमानी द्रोणिका का। झीलमाला क्या होती है? जब सीढ़ियों के रूप में जो वहां पे झीलें इकट्ठा होती है तो वो एक तरीके से माला के रूप में दिखाई देती है, इसीलिए इसे झीलमाला कहते हैं। पेस्टनास्टर झील कह सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी सरिता हिमी निक्षेप है? पदस्थली, केम वेदिका, बाढ़कृत मैदान, लोएस मैदान। राइट आंसर है इसका बी, केम वेदिका। केम अभी पीछे भी आया था इसमें। तो केम वेदिका क्या होता है कि हिमनद के आगे वाले भाग में बर्फ या हिम के पिघलने के पश्चात जो हिमनद होता है उसका आगे का जो भाग होता है उसमें क्या होता है कि जब बर्फ पिघल जाती है तो उसमें क्या होता है कि रेत एवं बजरी का निक्षेप टीले के रूप में हो जाता है जिसे केम कहा जाता है। और जब यह क्रम एक के बाद एक बनते रहते हैं तो इसे केम वेदिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से झीलमाला पेस्टरनास्टर की कौन सी विशेषता है? ज्वारमुखी उद्भव की झील, समुद्र से पृथक जल का छिछला भाग, नदियां विसर्प से निर्मित अर्धचंद्राकार झील, हिम नदियां सोपानों पर बनी झील। राइट आंसर है इसका डी, हिम नदियां सोपानों पर बनी झील। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी स्थलाकृति का अपरदनात्मक भूरूप नहीं है? नूनाटक, तीक्ष्ण कटक, भेड़पीठ सैल, केम। राइट आंसर है इसका केम। जो नूनाटक है, तीक्ष्ण कटक है और भेड़पीठ सैल है ये क्या है? अपरदनात्मक भूरूप है। इसमें जो केम है, केम एक निक्षेपण के कारण आकृति बनती है। केम के बारे में हम पता ही पीछे पढ़ ही चुके हैं जिसमें क्या होता है कि रेत और बजरी के निक्षेप होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन हिमानी जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण है? हिमानी जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण है हिमानी धोत मैदान,
मोरेन, ड्रमलिन, फ्योर्ड। राइट आंसर है इसका हिमानी धोत मैदान। हिमानी के पिघलने के से क्या होता है कि जब बर्फ के पिघलने से प्राप्त जल एवं हिमानी के संयुक्त प्रयास से जिस अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे हिमानी जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है। इसमें जो मोरेन है, मोरेन भी एक हिमानी निक्षेपण है, ठीक है ना। और जो ड्रमलिन है ये हिमोड़ निक्षेपण है। फ्योर्ड है, फ्योर्ड इसमें क्या है, हिमानी अपरदन है इसका, ठीक है ना। इसमें हिमानी जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण यही है। इसमें क्वेश्चन नंबर ए हिमानी धोत मैदान। क्वेश्चन नंबर 17, जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद वैली ग्लेशियर नीचे उतरकर पर्वत के आधार बेस या तली फुट पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को कहते हैं महाद्वीपीय हिमनद, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, पर्वत हिमनद, माउंटेन और ग्लेशियर, गिरिपद हिमनद, पीडमोंट ग्लेशियर, हिमटॉपिक ग्लेशियर, कैप। राइट आंसर है इसका सी गिरिपद हिमनद। इसमें क्या होता है कि हिमानी के प्रवाह के साथ ही उसके साथ ढेर सारे अवसाद यानी जमाव भी बहने लगते हैं और हिमानी का निवर्तन होने पर यह ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में सामने बीच में व तल में आगे, सामने की तरफ, बीच में और आगे की तरफ जो है बर्फ के रूप में जमा हो जाता है। जबकि पर्वतीय भाग में कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर आधार पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद के भाग को क्या कहते हैं कि गिरिपद हिमनद कहते हैं। गिरिपद मतलब पर्वतों के पैरों की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, भेड़ पीठ शैल या रॉस मोटोनी निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? वायुड़ प्रक्रिया, नदीय प्रक्रिया, हिमनदीय प्रक्रिया, अपक्षय प्रक्रिया। राइट आंसर है इसका सी हिमनदीय प्रक्रिया। अब ये होता क्या है रोस्मोटानी? इसमें क्या होता है, भेड़ पीठ साल हिम अपरदन द्वारा आकृति बनती है। ये अपरदन के द्वारा, हिम के अपरदन द्वारा ये आकृति बनती है, जिसमें क्या होता है कि जब किसी हिमनद के मार्ग में, जब किसी बर्फ के मार्ग में कोई चट्टानी पिंड आता है तो उसमें क्या होता है कि हिमनद उसके ऊपर से बहने लगता है। फलतः क्या होता है कि हिमनद चट्टान के जो सामने वाला भाग है को घिसकर चिकना कर देता है एवं उसके जो पीछे का भाग है वो तोड़ फोड़ के कारण खुरदुरा कर देते हैं। इस प्रकार से निर्मित संरचना को भेड़ के पीठ जैसी दिखाई देती है, इसीलिए इसे भेड़ पीठ सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। नुनाटक का संबंध अपरदन चक्र की किस अवस्था से है? युवावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, वृद्धावस्था से, पूर्व युवावस्था से। राइट आंसर है इसका बी प्रौढ़ावस्था से। अब नुनाटक होता क्या है? इसमें क्या होता है कि नुनाटक एक ऐसी ऊंची पर्वतीय चोटी होती है जो कि हिम क्षेत्र या हिमनद से ऊपर उठ उठे रहते हैं और चारों तरफ बर्फ से घिरे रहते हैं। समझे? इसमें क्या होता है, चारों तरफ आपको बर्फ है और उस चारों तरफ बर्फ के बीच में एक ऊंची जो चोटी होती है उसको ही नुनाटक कहते हैं, ठीक है ना। ये अपरदन चक्र की प्रौढ़ावस्था है। क्वेश्चन नंबर 20, हिमानी जलोढ़ निक्षेप इस्तेला करती है एस्कर, सर्क, टॉन, हिमसोपान। राइट आंसर है इसका ए एस्कर। एस्कर क्या होता है, हिमनद के द्वारा बहाकर लाए गए चट्टानी टुकड़े एवं मल में हिमनद के नीचे वाली घाटी में जमा हो जाते हैं और बर्फ के पिघलने के बाद यह वृत्ताकार कटक के रूप में नजर आते हैं। इन्हें एस्कर कहते हैं। इसमें क्या है, जो ये होते हैं जलोढ़ निक्षेप इस्तेला करती एस्कर, केम, ड्रलिन क्या होती हैं और जो मोरिन होते हैं ये हिमानी निक्षेप के उदाहरण होते हैं। और जो ये सर्क, टॉन और हिमसेन है ये अपरदन के, हिमानी अपरदन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टॉन झील संबंधित है सर्क, मरुस्थल, बाढ़ का मैदान, पठार। राइट आंसर है ए सर्क। राइट आंसर है इसका सर्क। अब सर्क होते क्या है, हिम नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे की तरफ सरकती हुई उतरती हैं तो आराम कुर्सी की तरह संरचना का निर्माण होता है, इसे ही सर्क कहते हैं। सर्क गहरे, लंबे, चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवारें तीव्र ढाल वाली होती हैं और इसी हिम के पिघलने से टॉन झील का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, टॉन झील एक तरीके से बर्फ निर्मित झील होती है, ठीक है ना। बीच में कोई गहरा वो होता है गड्ढा सा और उसमें चारों तरफ बर्फ बर्फ की पहाड़ियां होती हैं और जब बर्फ पिघलती है तो वो पिघल पिघल के उसमें
इकट्ठा होती रहती है उस गड्ढे में, उसे ही टॉन झील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपरदन द्वारा नहीं होता? किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपरदन द्वारा नहीं होता? लटकती घाटी, ड्रमलिन, टॉर्न, ग्रीसरंग। राइट आंसर है इसका बी, ड्रमलिन। इसमें क्या है कि ड्रमलिन तो आपको पता ही है, क्या उल्टे अंडे के समान आकृति होती है ये, जो कि एक हिम निक्षेप से बनती है। इसमें एस्कर, क्रेम, डबलिन ये हिमानी निक्षेपण से बनता है, और ये क्या है, लटकती घाटी, टर्न, ग्रीसरग, ठीक है ना, ये बनता है आपके हिमानी अपरदन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, फर्ण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नदीय निक्षेप से, हिम नदीय जमाव या पुनः क्रिस्टलीकरण से, वायु संचरण से, तटीय संचयन से। वायु संचयन से, ऑप्शन डी तटीय संचयन से। इसका राइट आंसर है बी, हिम नदीय जमाव तथा पुनः क्रिस्टलीकरण से। क्वेश्चन नंबर 24, डेल्टा केम परिणाम है हिम नदीय अपरदन, वायु निक्षेपण, नदीय निक्षेपण, हिम नदीय निक्षेपण। राइट आंसर है इसका हिम नदीय निक्षेप का परिणाम है डेल्टा केम। डेल्टा केम हुआ इसमें आपका, और एस्कर, क्रेम, डमलिन, मोरेन ये क्या है, हिमानी निक्षेप के परिणाम है। और इसमें आपका एस्कर 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 केम, डमलिन, मोरेन, लेपिज और आपका केम, डेल्टा केम, केम वेदिका, ये सब क्या हिमनद निक्षेप के परिणाम है। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न स्थल रूपों में कौन हिमगह्वर सर्क के शीर्ष प्रतिगमन से उत्पन्न होता है? लटकती घाटी, फ्योर्ड, अरेट, ड्रमलिन। राइट आंसर है इसका सी, अरेट। अब अरेट है क्या? अरेट या अरीट, ठीक है ना। अरीट क्या होता है? निरंतर अपरदन से सर्क के दोनों, ठीक है ना। सर्क तो आपने पढ़ा, सर्क है क्या? सबसे पहले सर्क क्या है? हिम नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों में दोनों नीचे की तरफ सरकती हुई उतरती है तो आराम कुर्सी की तरह संरचना बन जाती है, इसे ही सर्क कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें कह रहा अरेट, अरेट क्या है? निरंतर अपरदन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें संकीर्ण हो जाती है। संकीर्ण मतलब पतली हो जाती है, जिस कारण सर्क का आकार कंघी या आरी के समान, कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है, इसे ही एरिट या तीक्ष्ण कटक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या में झीलें कहाँ पाई जाती है? कैनेडियन शील्ड, पूर्वी अफ्रीका, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र, साइबेरियाई क्षेत्र। राइट आंसर है इसका स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि विश्व में सर्वाधिक झीलें स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या है, एक देश है फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। अगर हम यही भारत की बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पाई जाती है, तो भारत में उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है। इसका तो यही गलत लग रहा है। चलो और आगे पढ़ते हैं। घाटी ग्लेशियर और महाद्वीपीय ग्लेशियर दो मुख्य प्रकार के हिमनद हैं। ये तो राइट है। हिमयुग भूमि के समस्तिक समायोजन को प्रभावित करता है। हिमनदी अवक्षेप मैदान घाटी ग्लेशियर से संबंधित है। ये भी राइट है। इसका आंसर है ए। इसमें यही सत्य नहीं है। ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली नहीं है, बल्कि ये एक खुली प्रणाली है। ठीक है ना, इसीलिए ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, कोल शब्द संबंधित है, कोल शब्द संबंधित है ग्लेशियरों से, नदियों से, भूमिगत जल से, समुद्र की लहरों से। इसका राइट आंसर है ए, ग्लेशियरों से। कोल होता क्या है? कोल शब्द ग्लेशियरों से संबंधित है। जब पहाड़ी के दोनों ओर सर्क विकसित होकर मिल जाते हैं तो एक बड़ा गड्ढा बन जाता है, और इस तरह के मार्ग को कॉल या हिमानी दर्रा कहते हैं। जैसे कि आल्प्स पर्वत में हिमानी द्वारा निर्मित अनेक कॉल देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? कॉल क्या होता है कि जब पहाड़ी के दोनों ओर सर्क विकसित होकर मिल जाता है तो एक बड़ा गड्ढा बन जाता है, उसे ही कॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, शीर्ष दीवार संबंधित है सर्क, नूनाटक, टॉन, यू आकार की घाटी। इसका राइट आंसर है ए, सर्क से। सर्क दीवार सर्क से संबंधित है।
और जो नूनाटक है, इसमें नूनाटक ऊंची पर्वतीय चोटी होती है जो चारों बर्फ से घिरी हुई रहती है। टॉन एक हिमानी निर्मित झील है इसमें। और यू आकार की जो घाटी होती है हिमानियों के द्वारा लंबवत अपर्दन से, इसमें क्या होता है कि जो यू आकार की घाटी बर्फ के द्वारा लंबवत मतलब लंबाई में जब अपर्दन हो जाता है, अपर्दन से निर्मित घाटी को यू आकार की घाटी कहते हैं। इनके किनारे जो होते हैं कि खड़े ढाल वाले होते हैं और जो इनकी तली होती है वह सपाट व चौरस मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30। ड्रमलिन और एस्कर भूमि की वह प्राकृतिक रूप है जो बनते हैं हिमनद के द्वारा, नदियों के द्वारा, पवनों के द्वारा, काष्ठ स्थलाकृति के द्वारा। इसका राइट आंसर है ए, हिमनद के द्वारा। एस्कर, केम, डमलिन, मोरेन, ये कैसी है आकृति है? यह एक हिमानी निक्षेप से निर्मित स्थलाकृति है, ठीक है ना। और जो यू आकार है, वी आकार की घाटी है, सर्क, एरेट, हॉर्न, नुनाटक, रोस